हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्लास के साथ मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। और पॉलिटी बहुत पहले इस चैनल पर डाली गई थी। पॉलिटी की जो भी क्लास थी जिसमें हम लोग प्रियम्बल मतलब उद्देशिका पढ़ना स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण बीच में क्लासेस नहीं पढ़ पा रही थी। तो उसी क्रम में जो भी हमारी क्लास उस पर है, उसी के अगले क्रम में बिल्कुल क्रमवार है, बीच में मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। उसी का अगला ये लेक्चर है और इसके मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 करके आप लोगों को लेक्चर मिलता रहे, क्लास अब ब्रेक ना हो पाए। तो चलिए उसी के क्रम में आगे हम लोग पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास को थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा दे रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है संविधान का जो दर्शन पढ़े थे उद्देशिका में, और उसके बीच जो संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, आदर्श और आकांक्षाएं। और आदर्श में जैसे हम लोगों ने देखा था कि संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो हम लोग पढ़े थे, तो जिसमें से हम लोगों ने वो संप्रभुता पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड, संप्रभुता पढ़ लिए थे और हम लोग ये जान लिए थे कि संप्रभुता क्या होता है। जैसे उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा था संप्रभुता में, जैसे उपनिवेश और अधिराज्य और संप्रभुतापन, मतलब तीनों किसे कहते हैं, क्या होता है। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि अगर कोई देश अपने मतलब जो देश के लोग होते हैं वो अपने शासनिक और प्रशासनिक का निर्णय स्वतंत्र रूप से खुद ही लेते हैं, ऐसे राज्य को हम अधिराज्य कहते हैं। और लेकिन देश का जो संवैधानिक प्रमुख उसमें होता है वो कोई विदेशी होता है। और संप्रभुता संपन्न जो है उपनिवेश, तो आप लोगों को पता है कि जब दूसरा जो व्यक्ति है, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश पर अगर अपना नियंत्रण किया रहे और संवैधानिक प्रमुख भी विदेशी ही हो, तो ऐसे को उपनिवेश कहते हैं। सबसे बड़ी बात है संप्रभुता संपन्न। जैसे 26 जनवरी 1950 से पहले देखेंगे तो भारत ब्रिटेन का अधिराज्य हुआ करता था, और 15 अगस्त 1947 के पहले देखेंगे तो भारत उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का। तो ये सारी जो बातें हैं हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स अगर उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्रम जो होता है क्रम बनाकर ही वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। बीच में अगर देखेंगे तो शायद समझ में ना आए अगर कोई बिगिनर्स स्टूडेंट्स है तो। उसके बाद हम लोग प्रभुता संपन्न देखे थे कि वो जो होता है कि जो यदि कोई जैसा देश है अपना निर्णय स्वयं ले ले, ठीक है, अपने जो देश की शासनिक प्रशासनिक जो भी निर्णय है वह स्वतंत्र रूप से स्वयं ले सके। और दूसरी बात, देश का संवैधानिक प्रमुख ही दोनों हो। तो दोनों जो जहाँ पे ये दोनों शर्त होगी उसे हम संप्रभु कहेंगे। तो हमारा जो देश है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक संप्रभु देश हो गया था। उसके पहले वह अधिराज्य हुआ करता था, और 15 अगस्त 1947 के पहले उसके पहले उपनिवेश हुआ करता था। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स समाज, जैसे ये हम लोग देखे थे संप्रभुता पहला। दूसरा हम लोग समाजवादी पढ़े थे पिछले क्लास में। जैसे कि हम लोगों ने समाजवादी में आप लोगों ने देखा था कि यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा जी की सरकार में इसको हमने संविधान में शामिल किया गया था। और क्यों हम लोगों ने इतने देर में शामिल किया था, क्यों संविधान जब बना तुरंत शामिल नहीं किए थे, इसके रीजन को भी हम लोगों ने समझा था फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग बताया था कि जिस वक्त हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था और बन रहा था, उस वक्त शीत युद्ध का दौर चल रहा था विश्व में। शीत युद्ध का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि युद्ध ना हो, लेकिन हर वक्त ऐसा महसूस हो कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो हमारी जो आज़ादी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हम लोग आज़ादी हासिल किए थे। तो हमारा भारत ये नहीं चाहता था कि किसी भी चीज़ को खुले रूप से वर्णित किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस टाइम जो हमारा विश्व है बाइपोलर था। एक पूंजीवादी व्यवस्था था, एक समाजवादी। जो पूंजीवादी का पोषक था वो यूएसए था, और समाजवादी का पोषक था जो यूएसएसआर था। तो हम लोग अगर पूंजीवादी तो देखिए अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि पूंजीवादी ऐसी हमारी परिस्थितियां नहीं थी, और हर एक इंसान अपनी परिस्थिति का गुलाम होता है। तो हमारी परिस्थिति ये अलाउ नहीं कर सकती थी कि हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएं। लेकिन एक तरफ मतलब एक पल के लिए, आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर हम लोग पूंजीवादी अपना लेते व्यवस्था तो हम यूएसएसआर के रडार पे आ जाते, उसका विरोधी हो जाते। अगर हम लोग समाजवादी व्यवस्था अपना लेते तो हम लोग यूएसए के रडार पर आ जाते। तो इसलिए जो हमारा संविधान है आप देखेंगे
आर्टिकल 39B और सी में जाएंगे तो उसमें समाजवादी एक मतलब जो है अवधारणा की बात की गई थी, तो संविधान के पन्नों में छुपा दिया गया था। प्रस्तावना में खुलकर ना पूंजीवादी कहा गया था ना समाजवादी कहा गया था, मतलब एक डिप्लोमेटिक व्यवहार अपनाया गया था ताकि हम लोग जो विश्व की युद्ध है और जो भी दोनों पोषक जो देश हैं यूएसएसआर और यूएसए, दोनों के प्रकोप से हम लोग बचे रहें, हमारी नई नवेली जो आज़ादी है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे प्रस्तावना में तब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा जाता है कि हम लोग उन लोगों की नज़रों में आ जाएं। लेकिन बाद में आप देखते हैं जब वो हम जैसे चीन को पता है आप लोगों को चीन हमारा विरोधी है, तो 1991 में वैसे भी आप लोगों को मालूम है 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो पूरा विश्व बाइपोलर हो जाता है, सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक हो जाता है यूएस से, और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो चीन है वो भी जाके पूंजीवादी खेमे में, और पाकिस्तान है वो भी पूंजीवादी खेमे में चला जाता है। तो वैसे भी 1976 तक हम लोग अगर नहीं अपनाते समाजवादी व्यवस्था को, तो वैसे भी ये मान लिया जाता कि हम लोग समाजवादी हैं, क्योंकि जिसमें हमारा प्रतिद्वंदी है उसे तो नहीं माना जाता। ये बात हम पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ हम लोग मान लिए, तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब 42वें संविधान संशोधन होता है उसमें खुलकर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड हम लोग अपना लेते हैं। तो ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब स्टार्टिंग में हमारा जब संविधान बना और क्यों हम लोगों ने उसमें समाजवादी और अखंडता और पंथ निरपेक्षता को नहीं लिखे, क्यों इतना बाद में लिखे, तो इसका फ्रेंड्स रीजन यही है। आप लोग बहुत ही अच्छे से उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बाद में देखेंगे कि लक्ष्य तो हमारा वही था कि हम लोग लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, लेकिन अब पूंजीवादी रास्ते पर आप देखेंगे जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर का 1991 में हम आप देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का गठन भी हो जाता है, ठीक है, और पूंजीवाद हम लोगों को मजबूरी में अपनाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है, बहुत ही समझिए कि इसमें इंसान उलझ जाता है, कंफर्म नहीं होता है समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, दोनों कोई एक ही समझ लेता है, कोई इसमें विभेद समझता है, ये एक है या 2 है या क्या है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मेंस में यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यही देखेंगे समाजवाद बनाम समाजवाद, ठीक है, कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। समाजवाद बनाम साम्यवाद। तो साम्यवाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक है 19वीं सदी में 19वीं सदी में एक थिंकर है कार्ल मार्क्स, ठीक, इन्होंने एक विचार दिया था और इनके सहयोगी थे एक फ्रेडरिक एंजल, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल। बाद में देखेंगे कि ये तो मतलब हिडन हो जाते हैं और सामने उभर के कार्ल मार्क्स ही आते हैं। इन्होंने एक विचार दिया था, इनकी एक विचारधारा थी जिसको हम लोग कम्युनिज्म या साम्यवाद कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। और ये साम्यवाद जो है ये समाजवादी के दायरे में ही आता है, मतलब समाजवादी से अलग नहीं है। ये आप दोनों में देखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि समाजवादी बड़ा है या साम्यवाद, मतलब समाजवाद बड़ा है या साम्यवाद बड़ा है, तो हम यही उत्तर है कि अगर ये जो गोला है अगर ये समाजवाद का है तो इसके बीच में कहीं साम्यवाद है, ठीक है, तो ये इसके दायरे में ही आता है, इसके अंदर ही आता है। तो इनका विचारधारा क्या थी? साम्यवाद थी। लेकिन ये कार्ल मार्क्स दिए थे तो इनके नाम से इसको मार्क्सवाद बोल दिया गया, इसको मार्क्सवादी विचारधारा बोल दिया गया, क्योंकि इनके नाम की महत्ता इसमें बनी रहे, ये पता चले कि ये विचारधारा इन्होंने ही दिया है, इसलिए ये चीज अपनाई गई। अब देखेंगे फ्रेंड्स, मार्क्सवाद मतलब जो समाजवाद हमारा है इसकी इतनी ज़्यादा विश्लेषण हुआ है, इतनी ज़्यादा व्याख्या हुई है, अलग अलग थिंकर अलग अलग अपने अपने विचार इतना रख दिए हैं कि ये मतलब जो समाजवाद है ये अपना अस्तित्व ही खो दिया है। जैसे आप लोग देखेंगे कि एक वो है थिंकर है CM जोड, CM
जोड, ठीक है, ये थिंकर हैं। ये बोलते हैं कि समाजवाद एक ऐसी मतलब एक ऐसी अवधारणा है या यह एक ऐसी टोपी है जिसे इतने लोगों ने पहन रखा है कि अब इसका कोई अपना निश्चित आकार ही नहीं है। मतलब इतने, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि समाजवाद तो एक ही विचारधारा है, ठीक, लेकिन इसको अलग अलग थिंकर ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने शब्दों में अलग अलग प्रकार से इसकी डिफिनेशन दिया है लोगों ने, क्योंकि इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, मतलब खत्म हो गया है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। जैसे आप देख लेंगे इसमें अगर आप लोग जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बताया जाता है, चाहे पोल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है कि 1917 में जब रूस के अंदर रूस की क्रांति होती है तो उसमें भी देखते हैं लेनिन ने एक समाजवादी सोच से प्रभावित होकर रूस की क्रांति लाई और समाजवादी स्वरूप को अलग से उसने कहीं ना कहीं गढ़ा, जिसको लेनिनवाद किया गया। मतलब वो समाजवाद को ही डिफाइन किया, लेकिन लेनिन है उसका नाम, ठीक, उसको लेनिनवाद कह दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे 1949 में चीन में माओ से तुंग ने क्रांति लाई, जो समाजवादी रूप से मतलब समाजवादी अवधारणा से ही प्रभावित होकर बोला, जिसको माओ से तुंग की अवधारणा क्या बोल दिया, माओवाद बोल दिया गया, ठीक। तो इसी प्रकार से अलग अलग थिंकर, अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो इसको समाजवाद को अपने तरीके से डिफाइन किया हो, नहीं तो उसके साथ भी इज में लग जाता। तो यही है समाजवाद, ये दोनों एक ही है। लेकिन बाद में देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में भी एम.एन. राय हैं, एम.एन. राय एक लोग हैं, तो उनको मतलब शुरू में तो वो भी उनके ऊपर भी ये इफेक्ट दिखता है, एम.एन. राय हैं, कि ये लगता है कि मार्क्सवादी हैं, लेकिन बाद में वो मार्क्सवाद मतलब ये सीधे सीधे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मेरे ऊपर मार्क्स का इम्पैक्ट नहीं है, मैं समाजवादी हूँ। फिर नेहरू थे, पहले भी नेहरू भी मार्क्सवादी दिखते थे, उनकी विचारधारा में मार्क्सवाद दिखता था, लेकिन बाद में नेहरू जी ने भी मतलब इससे मुंह मोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो समाजवाद से लोग बचते हैं, मार्क्सवाद से बचते हैं और समाजवाद को अपनाते हैं? मतलब ऐसा इसमें क्या है, मतलब है तो एक ही, लेकिन दोनों में क्या विभेद है, इसे हम लोग समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, एक मिनट और फ्रेंड्स, भगत सिंह को आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है मार्क्सवाद से, इनकी जो विचारधारा है बिल्कुल मार्क्सवादी है। और आज आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी तो विश्व में बहुत ऐसे जो युवा हैं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और प्रेरित हैं, ठीक है। तो हम दोनों में अंतर देखेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अंतर यही है, दोनों देखिए जो अवधारणा है आर्थिक रूप से ही है, दोनों का जो बेस है वो आर्थिक संसाधन ही है। जैसे समाजवादी है, ठीक है, तो समाजवादी है ये क्या, मतलब दोनों का काम है आर्थिक संसाधनों का समता मूलक वितरण करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट दे दिया है कि आर्थिक संसाधनों का समता मूलक वितरण करना, दोनों का बेस यही है कि हर मतलब जो भी समाज का आर्थिक संसाधन है उस पर सबका समान हक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर फिर क्यों कैसे आ गया? देखिए दोनों में अंतर इसलिए आ गया कि मार्क्स कहता है कि अगर आर्थिक रूप से समतामूलक समाज या समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना है तो जो भी विश्व व्यवस्था में शोषणकारी जो तत्व हैं, मतलब जो अभिजात्य लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा करना होगा। मतलब उनमें कोई भी दया और या सद्भाव नहीं दिखाना होगा। अगर पूंजीपतियों का पूरी तरह से हम लोग खत्म करेंगे तभी जाके समता मूलक समाज का विकास हो सकेगा, ठीक। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से समता मूलक विकास का जो है जो समता मूलक वितरण सुनिश्चित करने की बात करता है। जैसे लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक संसाधनों के नियोजन, उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, आर्थिक रूप से समतामूलक समाज की स्थापना करना है। कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब अहिंसक तरीके से। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि नहीं नहीं, हम खूनी क्रांति करेंगे। ये खूनी क्रांति की बात करता है, मतलब थोड़ा कट्टर है ये। इसीलिए बाद में आप देखेंगे समाजवाद अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है, मतलब बहुत बार ध्वस्त हो जाता है। तो ये खूनी क्रांति मतलब कट्टरता अपनाता है और जो लोकतंत्र है
जो समाजवाद है एक लोकतांत्रिक तरीके से कहता है। ये बोलता है कि नहीं नहीं, अपना आधिपत्य कहीं भी स्थापित करने के लिए दूसरों का शोषण करना ये मतलब कोई समतामूलक विकास का साधन नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद जो ये क्या कहते हैं साम्यवाद है, ये मतलब कहते हैं इनका जो आर्थिक पक्ष है, ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिवार है, ठीक है, अब उस परिवार में बहुत लोग हैं, तो कोई उसमें एक आदमी निकल के मान लीजिए बहुत पैसे वाला हो गया, ठीक है, तो वो पैसे वाला हो गया तो ये साम्यवाद क्या कहेगा, नहीं नहीं, किसी एक व्यक्ति के अंदर पैसे का जो संकेंद्रण है, मतलब एक व्यक्ति पैसा नहीं रख सकता है, इसको सबके साथ बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि अगर मतलब कोई एक समाज में व्यक्ति है, साम्यवाद का क्या कहना है कि कार्ल मार्क्स का जो भी कहना है कि समाज के समस्त जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, आर्थिक संसाधनों सबका समान अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति समाज से निकलकर पूंजीपति बना है, ठीक, तो उसके पूंजीपति बनने में समाज का ही योगदान है, लिहाजा उसके जो पास जो भी अतिरिक्त धन है, मतलब आवश्यकता से अधिक जो धन है, सरप्लस है, उसे समाज के सभी वर्गों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण होना अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये साम्यवाद कहता है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है, ज़्यादा जो धन का संकेंद्रण है इसको तो अलाउ समाजवाद भी नहीं कहता है, लेकिन समाजवाद इतना जरूर कहता है कि देखिए, अब आप ही देखिए कि आपके हाथों की जो 5 उंगलियां वो तो बराबर है नहीं। उसी प्रकार से ये भी कहता है कि जो समाज में व्यक्ति है, व्यक्ति की क्षमता भी तो कुछ होती है। अगर कोई किसी व्यक्ति में क्षमता ज़्यादा है कुछ करने की, उसका मतलब अच्छा है, तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको हमको अप्रिसिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर अपनी मेहनत से वो ज़्यादा कमा ले रहा है तो वो हर जो समाज है उसको हर वर्ग में बराबर बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्तियों की जो क्षमता है, सभी व्यक्ति की जो क्षमता है बराबर नहीं होती है। तो समाजवाद भी अधिक धन का मतलब अनुमति तो नहीं देता है, लेकिन थोड़ा बहुत संकेंद्रण हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ कौशल क्षमता भी है और सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अधिक जैसे हुनरवान है तो उसको उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, ये समाजवाद का मानना है। लेकिन जो साम्यवाद है वो नहीं मानता है, वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पर एकदम से बराबर हक होना चाहिए, मतलब रूड, थोड़ा सा रूड व्यवहार अपनाता है साम्यवाद। और समाजवाद लिबरल है, उदार है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, राजनैतिक पक्ष होता है, जैसे ये आर्थिक पक्ष था, तो इसी का हम लोग राजनैतिक पक्ष देख लेते हैं कि राजनैतिक पक्ष में जो समाजवाद है और साम्यवाद है ये क्या मतलब कहते हैं। तो देखिए जैसे राजनैतिक इनका पक्ष है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो राज्य होता है, तो मैं सबसे पहले तो राज्य को आपको बता दूं, जैसे राज्य एक ऐसी इकाई है जो अपने 4 तत्वों से मिलकर बनी है। तो अब वो 4 तत्व क्या हैं, एक तो होता है भौगोलिक, आप लोग IR अगर पढ़ेंगे तो IR में ये सारी चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी। भौगोलिक क्षेत्र होता है, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा होता है फ्रेंड्स संप्रभुता, जो कि संप्रभुता हम लोगों ने पढ़ लिया है पीछे। तो ये 4 जो तत्व हैं इन्हें मिलाकर राज्य बनता है। ठीक है, लेकिन जो साम्यवाद है वो राज्य की अवधारणा को बिल्कुल मानता ही नहीं है। जो साम्यवाद है कहता है नहीं नहीं, राज्य वज्य नहीं होना चाहिए, ये राज्य की अवधारणा को कुछ नहीं मानता है, ये मतलब बाधा मानता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो साम्यवाद, जो मार्क्स है, मार्क्स कहता है कि सर्वहारा जो है, जो सर्वहारा है इसका लक्ष्य क्या है, सर्वहारा का उत्थान करना, पूंजीपतियों का सफाया करना और इनका उत्थान करना। तो अगर राज्य, ये उद्देश्य कब मतलब हासिल होगा, जब विश्व के पूरा जो विश्व है, पूरे विश्व का मजदूर एक होंगे। आप लोगों ने मार्क्स का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए जहां और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये उसी बात पर कहता है, ये कहता है कि जो पूरा विश्व है, पूरा अगर विश्व के जो मजदूर हैं एक हो जाएंगे तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर भौगोलिक क्षेत्र आप ला देंगे, भौगोलिक सीमा में बांध देंगे, तो इनके लक्ष्य की पूर्ति कहाँ हुई, ये कहते हैं ये हमारे लिए बाधक है। जनसंख्या में वो बताते हैं कि 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। सरकार भी कहते हैं कि देखिए सरकार का मतलब क्या है
कि जनता के लिए जनता का शासन, तो कहता है कि नहीं नहीं ये सब ढकोसला है, ये ऐसा कुछ नहीं है, जनता के लिए जनता का शासन ये बस कहने के लिए है, ये जो लोकतंत्र है ये सब बकवास हो चुका है। ये स्पेशली पूंजीपतियों का शासन हो गया, जिसके पास पैसा है वही कर सकता है। और हम लोग जो सरवारा हैं, तो सरवारा के पास जो पैसा है नहीं, इसलिए सरकार को भी नहीं मानता और किसी चीज़ को ये नहीं मानता है, जनसंख्या को, मतलब ये राज्य की अवधारणा को ही नकारता है। लेकिन जो समाजवाद है ये कहता है नहीं भाई, राज्य की अवधारणा आवश्यक है, यह कोई बाधक नहीं है और इसके अंदर मतलब राज्य जो है, इसके राज्य के अंदर ही रहकर लोकतांत्रिक तरीके से सर्वहारा वर्ग का उत्थान हम कर सकते हैं अहिंसक तरीके से। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है कि ये साम्यवाद नहीं मानता है लेकिन समाजवाद मानता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में दोनों का क्या मानना है? राष्ट्रवाद में भी वही मानना है जैसे साम्यवाद राष्ट्रवाद भी नहीं मानता, जो राज्य नहीं मानेगा उस राष्ट्र कहाँ से मानेगा, तो राष्ट्रवाद भी नहीं मानता है और राष्ट्र की अवधारणा होने से वो लक्ष्य को भूल जाएंगे। मतलब ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी संकीर्ण अवधारणा है, साम्यवाद बोलता है कि ऐसी संकीर्ण अवधारणा है, अगर राष्ट्रवाद का अगर विष पिला दिया गया तो हम लोग अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटक जाएंगे और हम लोग अपने लक्ष्य को ही भूल जाएंगे। सर्वहारा वर्ग को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, इसलिए राष्ट्रवाद की भी नहीं मानता है। और समाजवाद है वो मानता है, वो कहता नहीं, राष्ट्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है धार्मिक पक्ष में दोनों का क्या मतलब, दोनों की क्या विचारधारा है। तो साम्यवाद तो भाई धर्म को मानता ही नहीं है और धर्म से इतना ज़्यादा जलता है कि इसकी तुलना अफीम से कर डाली। अफीम आप लोग जानते हैं एक प्रकार का ये जो मतलब पदार्थ है, नशा होता है इसे खाने से। तो जो भी व्यक्ति अफीम खा लेता है वो बिल्कुल नशे में हो जाता है, उसको कुछ नहीं एहसास होता है कि दुनिया देश में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कहता है जो है बस वही सही है। तो वही धर्म की तुलना जो मार्क्स है अफीम से कर डालता है और बोलता है कि जो अगर धर्म को लोग मानने लगेंगे, जैसे अगर मान लो कि धर्म को मानने लगेंगे तो इसका बुरा प्रभाव सर्वहारा वर्ग पर ही पड़ेगा और वह क्रांति से विमुख हो जाएगा। मतलब इनका क्या है, खूनी क्रांति करना, चाहे जैसे सर्वहारा वर्ग की स्थापना करना, उत्थान करना, तो कहते हैं कि वो विमुख हो जाएंगे क्रांति से ही, क्रांति नहीं करेंगे और अपनी स्थिति को ईश्वरीय देन समझकर चुप रहेंगे। मतलब वो सोचेंगे जो हमारी स्थिति, अगर हम जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो सोचेगा कि भगवान ने ही हमें गरीब बनाया है इसलिए हम गरीब हैं, तो अपना कर्म करना ही छोड़ देगा, वो क्रांति करना ही छोड़ देगा और वो अपना मतलब किस्मत या ईश्वर की देन समझकर भूल जाएगा। इसलिए वो धर्म को मतलब खारिज करता है, धर्म को नहीं मानता है। देखिए धर्म को तो समाजवाद भी नहीं मानता है, लेकिन वो इतनी छूट जरूर देता है कि अगर आप जैसे राज्य, आपको पता है कि हमारे संविधान में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर आप निजी तौर पे कोई अपनी उपासना कर रहा है, किसी धर्म को मान रहा है, तो उससे वो नकार नहीं सकता है। वो कहता है भैया निजी जिसका धर्म है वो अपना निजी मसला समझकर उसे मानकर उसका अनुसरण कर सकता है, उसका हस्तक्षेप नहीं मैं करूँगा, लेकिन आप इसका कोई धर्म नहीं होगा। समाज मतलब जैसे देश का कोई धर्म नहीं होता है, ये चीज़ है धर्म का। और साम्यवाद तो मानता ही नहीं है धर्म को। रही लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के लिए जनता का शासन। तो साम्यवाद पहले ही इसको नकार चुका है, बोलता है सीधे कि कहने के लिए है, लोगों का शासन है, वास्तव में इसमें शासन नहीं, शासन पूंजीपतियों का शासन होता है। मार्क्स लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखता है। ये कहता है ये लोकतंत्र धन तंत्र में तब्दील हो गया है, ये कहता है धन तंत्र में तब्दील हो गया है और धन सर्वहारा के पास है नहीं। जिसके पास धन है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि इतना सारा प्रचार होता है तभी जाके मतलब नेताओं के पास कितना धन है, तो कहता है कि नहीं ये सब धन तंत्र हो गया है, लोकतंत्र कुछ नहीं है, जनता की शासन कुछ नहीं है, ये सिर्फ शासन पूंजीपतियों का है, ये सब दिखावा है जनता का। समाजवाद कहता है नहीं, समाजवाद का मानना है कि लोकतंत्र द्वारा जो गठित सरकारें होती हैं वो भी चाहेंगी तो लोक कल्याणकारी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लिबरल है, समाजवाद लोकतंत्र को मानता है और साम्यवाद लोकतंत्र को नहीं मानता है। आगे है फ्रेंड्स वर्ग है। साम्यवाद क्या कहता है कि दुनिया में जितने भी वर्ग हैं सिर्फ दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग। देखिए पूंजीपति जो है ये मार्क्सवादी भाषा में इसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं।
बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, और किसी वर्ग को वो नहीं मानता। हालांकि इसकी आलोचना भी आगे जाके होती है बहुत ज़्यादा, तो वो पोल साइंस में आप लोग जिनका भी ऑप्शनल होगा, जिन भी स्टूडेंट्स का, वो लोग उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़रूरत नहीं है समझाने की, जितनी ज़रूरत है मैं उतना बता रही हूँ आप लोगों को। तो यही दो वर्गों को साम्यवाद मानता है, लेकिन जो समाजवाद है वो एक और वर्ग मानता है। ये दोनों तो मानता ही है, एक और मानता है मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे टीचर्स हो गए, टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग हो जो होते हैं मध्यम वर्ग होते हैं। लेकिन साम्यवाद नहीं मानता, कहता ये फालतू के लोग बीच में आके टांग अड़ाते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति, दूसरा सर्वहारा, ये इनका है वर्ग। और आगे जो है फ्रेंड्स, क्रांति की जो अवधारणा है, क्रांति जो हम लोग देखते हैं, तो क्रांति देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो क्रांति की अवधारणा है, साम्यवाद जो है ये खूनी क्रांति की बात करता है। ठीक है, खूनी क्रांति ये कहता है कि हमको मतलब सर्वहारा वर्ग की उत्थान करना है, उनको उनकी सत्ता को स्थापित करना है। उसके लिए चाहे खूनी क्रांति करना पड़े, चाहे किसी को चोट पहुंचाना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाजवाद कहता है नहीं, देखिए दोनों का लक्ष्य एक ही है, साम्यवाद का भी और समाजवाद का भी, लेकिन बस रास्ते अलग हैं। ठीक है, बस दोनों के रास्ते अलग हैं। दोनों का लक्ष्य क्या है? सर्वहारा का उत्थान, सर्वहारा का उत्थान। ठीक, लेकिन दोनों के रास्ते बस अलग हैं। ये बहुत कट्टरता, साम्यवाद जो है बहुत कट्टरता को बढ़ावा देता है, और जो समाजवाद है वो थोड़ा लिबरल होकर कहता है अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सर्वहारा का उत्थान करेंगे। इसका कहना है कि अगर हमें खुद की सत्ता को स्थापित करना है तो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, दूसरे को सफाया हम नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा हुआ कि अपने शोषण को बचाना है तो दूसरे का शोषण करने लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलता है कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए दूसरे का सफाया कर देना, ये तो कोई क्रांति नहीं है। वो कहता है क्रांति आप कीजिए, लेकिन खूनी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति, विचारों की क्रांति कीजिए। वैचारिक रूप से आप क्रांति लाइए, बात करिए, और आप बातचीत करके मैटर को सुलझाइए और उससे काम कीजिए। खूनी क्रांति इसको ये बिल्कुल नकारता है। कौन? समाजवाद और साम्यवाद, दोनों का उद्देश्य यही है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया, सर्वहारा का उत्थान। बस दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। तो फ्रेंड्स, ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और जो कुछ भी अगर आप लोग नयापन इसमें चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगला लेक्चर फ्रेंड्स आएगा, पंथ निरपेक्षता हम लोग देखेंगे, जो आदर्श, जो हमारी जो आदर्श था उसका अगला था। उसके बाद हम लोकतंत्र, और उसके बाद गणराज्य देखेंगे। फिर हमारी उद्देशिका खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग संघ राज्य क्षेत्र में एंट्री कर जाएंगे। तो वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।